हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें कक्षा 7 का विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर मैं हल कराने जा रहा हूं। तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग जो है वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। या इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, किसी कार्य अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यदि किसी कार्य को आप अच्छे ढंग से और नवीनतम तरह से करना चाहते हैं तो उसमें अपने ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि ऊन जो है वो भेड़ों से प्राप्त होती है और इसका उत्पादन हमारे देश में भी होता है। तो ये मैं नाम आपको बता रहा हूँ। लोही जो ये भेड़ की नस्ल है, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल जो है ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। और मारवाड़ी जो है गुजरात में पाई जाने वाली ये जो है भेड़ की नस्ल है, जिससे ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें कौन से तत्व संयोजित हैं? देखिए, N का मतलब यहाँ पर सोडियम से है और O यहाँ पर ऑक्सीजन को है और H है हाइड्रोजन से। तो हम कह सकते हैं NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब जरा उसमें हम भौतिक परिवर्तन के विषय में बात कर लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थों की पहचान नहीं बदलती है, ठीक है, वे हम कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं इन परिवर्तन भौतिक हो जाए, पुनः उस अवस्था में, यानी कि पहली वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यदि पानी को लेकर के फ्रिज में रख दें तो वो क्या बन जाएगा, और सबसे ऊपर वाले खाने में रखेंगे तभी बनेगा, यानी क्या, बर्फ बन जाएगी। तो पानी से किस में बन जाएगा? ये बर्फ में। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन यदि उसको आप बर्फ को फिर खुला छोड़ दें वायुमंडल में तो पुनः वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन में जो उत्पाद बनता है उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन यदि हो जाता है तो उसको पुनः किसी भी टेक्निक से, किसी भी तरीके से पुनः पहले वाली वस्तु को या पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सबको पता है, यदि दूध से दही बन गया तो दही से पुनः दूध को नहीं बनाया जा सकता है। ये है रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से कह सकते हैं परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों में हरा रंग किस लिए होता है? पर्णहरिम की वजह से या क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। और ये भी आपको पता है कि इस क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों में भोजन बनता है। ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित जो है, ये महत्वपूर्ण, या क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे हम अपने अंदर वायु को लेते हैं और फिर वायु को बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यहाँ पर एक काम और भी कह सकते हैं, हम इसको प्राणायाम भी कह सकते हैं कि प्राणायाम करते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। अगला नंबर 7 क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जैसे किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती, जो उसमें ऊर्जा होती, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वाहन चलता हुआ जा रहा है, कि वाहन चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, बस चल रही, कार चल रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। और स्थिति ऊर्जा क्या है? जैसे स्प्रिंग को दबा दिया जाए या स्प्रिंग को खींच लिया जाए तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, उससे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो 8 है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम बताइए। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट यानी कि गली में जो लाइट लगी होती है उसके ऊपर जो दर्पण लगा होता है, जो चौराहे पे जो लाइट लगी होती है उसके पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ध्यान रखना है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। अब उत्तल दर्पण करता क्या है? उत्तल दर्पण जो है प्रकाश को दूर तक बिखेर देता है, फैला देता है, कि प्रकाश की जो मात्रा होती है, जैसे बल्ब आप जला रहे हैं तो बल्ब यदि उत्तल दर्पण इसके पीछे लगा देंगे तो प्रकाश दूर तक फैल जाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे मोटरसाइकिल में जो बैक लाइट होती है, जो लाल कलर की होती है ना, जिसको ब्रेक दबाने पर वो जलती है तेजी के साथ में, तो वहाँ भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब यदि बात करें अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल की हेडलाइट में किया जाता है, जिससे आगे तीव्र प्रकाश एक केंद्र पर फोकस होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं कि मोटरसाइकिल में जो साइड देखने के लिए दर्पण लगाए जाते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा एरिया का जो है प्रतिबिंब उस छोटे से दर्पण में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, ढोलक में ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा ढोलक को जब हम पीटते हैं तो उसमें जो अंदर लकड़ी का बॉक्स ढोलक जो होती है लकड़ी के बॉक्स की होती है, उसके अंदर जो वायु होती है उस पर कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपनों से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं ढोलक में ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और दोनों के बीच में, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल होता है। अब धनात्मक आवेश क्यों उत्पन्न होता है? धनात्मक आवेश तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, तो धनात्मक आवेश होता है। और कोई एक पदार्थ है, उस पर आप इलेक्ट्रॉन को एक पदार्थ से निकाल के दूसरे पर ले आते हैं, तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो ये तो हुए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर आपको यहाँ पर मैंने बताया है। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तो जो बताए प्रश्न वो थे अति लघु उत्तरीय, अब हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है अगला, प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। तो किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि किसी अवरोध अथवा किसी परावर्तक तल से स्रोत तक वापस आने को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं और ये हमारी बोली गई ध्वनि किसी परावर्तक तल से लौटकर हमारे पास आ जाए, तो ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रतिध्वनि हमको तभी तक सुनाई पड़ती है जब हमारे जहाँ हम बोल रहे हैं, जो जहाँ से स्रोत है वहाँ से परावर्तक तल के बीच की दूरी लगभग 19 मीटर के आसपास होती है, तभी हमको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं हमारे कान पर यदि ध्वनि
हमारी बोली गई ध्वनि के 1/10 समय के अंतराल के में आ जाती है तो हमको ध्वनि का पुनः एहसास उसी का होता है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो माचिस की तीली और मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो माचिस की तीली को जब जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है और मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा भी प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। हम ऐसे कह सकते हैं माचिस को की तिल्ली और मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है पित्तरस कहाँ बनता है। तो पित्तरस कहाँ बनता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो पित्तरस यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है और ये भोजन में वसा को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यकृत में बनता है और भोजन में किसको, भोजन में वसा को के पाचन में सहायक है। फिर अगला है श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन अभी हमने ऊपर देखो क्वेश्चन एक आया था, श्वसन सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं या क्या कहलाती है। यहाँ श्वसन किसे कहते हैं, कोशिका द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल से ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका को ऑक्सीजन देना और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। देखिए विज्ञान के विकास से ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है, यानी कि जैसे विज्ञान यदि विज्ञान में विकास होगा तभी प्रौद्योगिकी में विकास होगा। ये हम कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के जीवन को आसान और आरामदायक, यानी कह सकते हैं जीवन को आरामदायक और अधिक आसान बनाया जा सकता है। या मैं ये भी कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा आज मनुष्य का जीवन और अधिक आरामदायक होता जा रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचक किसे कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षार को पहचान कराने वाले तत्व सूचक कहलाते हैं, या कह सकते हैं अम्ल और क्षार की पहचान कराने वाले विशेष प्रकार के पदार्थ को सूचक कहा जाता है। किन्हीं दो सूचकों के नाम बताइए, अम्ल और क्षार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सूचक लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हैं दो सूचकों के नाम। फिनाप्थनील हो गया, ये भी सूचक के नाम है। और देखिए यदि नीला लिटमस पेपर है, यदि अम्ल के साथ में ले जाएंगे संपर्क में लाएंगे तो लाल हो जाता है, यानी कि नीला किस में कन्वर्ट होता है, लाल में कन्वर्ट होता। कब, ये यदि अम्ल के साथ में ले जाएंगे। नीले लिटमस पेपर को अम्ल के साथ, अम्ल का मतलब यदि हम किसी ऐसे पदार्थ के साथ ले जाएं, कांटेक्ट में लाएं, ये जो लाल हो जाए तो कह देंगे ये जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है। और यदि लाल लिटमस पेपर को हम किसी पदार्थ के संपर्क में ले जाते हैं और वो नीला हो जाता है तो कह सकते हैं ये क्षार है। तो ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार का प्रभाव पर, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिटमस पेपर के रंग को ये परिवर्तित करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। तो शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है। कौन सी चीज होती है, सेलुलोज होती है, सेलुलोज होती है। और इसका पाचन आसानी से नहीं होता है
इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल या सीकम कहा जाता है और भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर या कह सकते हैं सीकम में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बल होते हैं बहुत प्रकार के, बल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल, नाभिकीय बल, अभिकेंद्र बल। तो ये बल अनेक प्रकार के हो गए और उदाहरण लिखना है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं और इसी वजह से यदि कोई वस्तु को ऊपर से आप छोड़ दें तो नीचे की तरफ यानी पृथ्वी पर ही आती है। चुंबकीय बलों के विषय में तो सबको पता है, ये दो चुंबक हम लाते हैं, उनके सिरे असमान होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है और जो समान होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। या चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पेशीय बल क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो वहां पर पेशीय बल कार्य करता है। घर्षण बल क्या है? यदि हम चलते हैं तो चलने भी में ही घर्षण बल का जो है मुख्य रोल होता है। तो इस तरह से घर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये था आज का पेपर। कैसा लगा भैया आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।